इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, दंगे वाली वेबसाइट पर एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी जो कि R9 टीवी के पास मौजूद है। दंगे वाली वेबसाइट के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अतीकुर रहमान, आलम सिद्दीकी मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी R9 टीवी के पास में इस वक्त सिर्फ है। जिन आरोपियों को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी धाराओं के तहत इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सिद्दीक जो कि केरल का रहने वाला है, साथ ही साथ में तीन और लोग, बाकी तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी। R9 टीवी के पास में इस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मौजूद है। दरअसल दंगे वाली वेबसाइट से जुड़ी हुई जो एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अतीकुर रहमान, आलम सिद्दीकी, मसूद, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सिद्दीक जो कि केरला का रहने वाला और बाकी तीन आरोपी जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से है। जो एफआईआर दर्ज की गई वो एफआईआर R9 टीवी के पास में एक्सक्लूसिवली मौजूद है। अभी किसी भी मीडिया हाउस के पास में ये एफआईआर की कॉपी मौजूद नहीं है, मगर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इन चारों लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कौन कौन सी धाराएं ऐड की गई हैं, क्योंकि वो बड़ी धाराएं जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ में केस अब चल रहा है या आगे चलेगा, वो एफआईआर जिसमें उन तमाम चीजों का जिक्र है, वो एफआईआर जिसे पुलिस ने दर्ज किया, उसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली R9 टीवी के पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें उन तमाम, देखिए 153, 295, 124 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी आलम जो कि बलरामपुर का रहने वाला उत्तर प्रदेश के, दंगे वाली वेबसाइट पर एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी, रामपुर से लेकर के अलग अलग जगहों के रहने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ में जो अब मुकदमा चल रहा है, जिस मुकदमे का आधार वो एफआईआर है जिसे पुलिस ने दर्ज किया गया था। R9 टीवी के पास में उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि आखिर किन किन धाराओं के तहत, धारा 153, धारा 295, 124 से, जिसमें दंगा भड़काने से लेकर के जिस तरीके से साजिश रची गई और जिस तरीके से जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश के पुलिस के जरिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिए जब ये एफआईआर दर्ज की गई, उसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली R9 टीवी के पास में इस वक्त है, जिसके जरिए से आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वो बड़ी धाराएं कौन कौन सी, जिन धाराओं के खिलाफ में इनके खिलाफ अब सबूतों के आधार पर केस चलेगा। धारा 153, 295, 124 से, जिसमें देशद्रोह, राजद्रोह से लेकर के, जिसमें वो तमाम चीजें हैं जिनके आरोप लगे ऐसे तीनों चारों आरोपियों के ऊपर, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। दंगा भड़काने की साजिश, जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा के साथ साथ में किस तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश, कैसे जाति विशेष के दम पर, उनके नाम पर, उनके इंसाफ के नाम पर किस तौर पर यह पूरा षड्यंत्र और षड्यंत्र रचा गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी जो कि केरला का रहने वाला है। जब एफआईआर दर्ज की गई थी उस वक्त R9 टीवी ने आपको बताया था कि जल्दी हम इसकी कॉपी भी आपके सामने रखेंगे, और वो एफआईआर जो कि इस पूरे मामले में हाथरस कांड के बाद दर्ज की गई कि कैसे साजिश रची गई, कैसे षड्यंत्र और षड्यंत्र के बुनियाद पर जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उनके जरिए से किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, वेबसाइट बना करके कैसे इस पूरे मामले में फंडिंग के साथ साथ में वो तमाम मटेरियल, वो तमाम सामग्री जो उस वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक करके ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कि जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा सके। तीन महत्वपूर्ण धाराएं जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, 153A, इसके साथ साथ में 295A, इसके साथ में 124A, ये तीन वो बड़ी धारा। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिवली आपको इस वक्त R9 टीवी दिखा रहा है, जिसमें उन धाराओं का जिक्र है और
कैसे इन लोगों के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी ये एक्सक्लूसिव कॉपी सबसे पहले आप R9 टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और अभी ये एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ और सिर्फ R9 टीवी चैनल, आपके पसंदीदा चैनल, वो चैनल जिसकी खबरों की विश्वसनीयता पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया, जिसके पास में ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो चैनल जिसकी खबरों के आधार पर आप देश और प्रदेश के हालात को समझते हैं, वो R9 टीवी जिसके जरिए दिखाए गए खबरों के जरिए से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि हां क्या कुछ देश के अंदर चल रहा है, जिसके जरिए से आप अपनी आवाज उठाते रहे हैं, वो R9 टीवी जिसके पास में एक्सक्लूसिवली आप एफआईआर की उस कॉपी को देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको इस वक्त हम समझाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगे में जिसमें अतीकुर रहमान, आलम सिद्दीकी, मसूद जिनके खिलाफ और साथ ही साथ में सिद्दीकी, देखिए इन चारों लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर की कॉपी एक तरफ, दूसरी तरफ वो आरोपी जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई और उसके साथ में गिरफ्तारी हुआ मसूद अहमद आलम, जो कि रामपुर का, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके रामपुर का बताया जा रहा है आलम, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवेश, एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मगर जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र और साजिश जिस तरीके से की गई और गिरफ्तारियों के बाद में अब किस तौर पर और बड़े स्तर पर तैयारियां, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इनके तार बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं, वहां पर जांच पड़ताल चल रही है अलग अलग पुलिस की टीम के जरिए। जी देखिए, बताना चाहूंगा ये जिस तरह का ये मामला खुलकर आया है, ये एफआईआर की जो एक्सक्लूसिव कॉपी R9 टीवी के पास, सिर्फ R9 टीवी के पास है। और बताना चाहूंगा कि जो मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान है, ये थाना रतनपुरी क्षेत्र का नंगला गांव का रहने वाला है। और जो खुलासा हुआ है कि कोई वहां पर बड़ी साजिश वहां पर रची जा रही थी दंगा भड़काने की। बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में भी कई बार इस तरह के दंगे भड़काए गए हैं और उसमें इस तरह के मामले सामने आए हैं कि जो बाहरी लोग हैं और वहां पर दंगे फैलाने का जो है उनको काम किया गया है। और इसी तरह हाथरस की घटना का जो घटना हुई उसका फायदा उठाने के लिए इसमें जो अतीकुर रहमान है, जो ये चारों मास्टरमाइंड में से एक शख्स अतीकुर रहमान जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वहां पर पुलिस किस तौर पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस अतीकुर रहमान नाम के शख्स के खिलाफ में न सिर्फ अहम धाराओं में इसको बुक किया गया है, बल्कि इसके तार भी अलग अलग और लोगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, जिस समय ये वहां पर पकड़े गए उसी दौरान तुरंत मुजफ्फरनगर का जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट हुआ और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होगी। और जो अतीकुर रहमान है इसके खुफिया तरीके से भी और इसके घर पर पुलिस का छापा मारा गया। पुलिस वहां पहुंची मगर वहां पर कोई नहीं मिला है, क्योंकि केवल ये है अतीकुर रहमान, इसके हो सकता है बाहर से जुड़े और इसी उसको लेकर वहां पर दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुकदमा दर्ज अतीकुर रहमान सहित जो 4 लोगों पर हुआ है, जिसमें यूपी के 3 लोग हैं और एक केरल का है। तो अतीकुर रहमान भी एक साथी। मैं आपकी तरफ लौटता हूं आपकी तरफ। प्रवेश, हमारे साथ में बहराइच से अजय शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहराइच से एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका नाम भी इस एफआईआर में है। अजय, जाहिर तौर पर नेक्सस इसके बड़े स्तर पर माने जा रहे हैं, इसके तार अलग अलग जगहों पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई किस तौर पर चल रही है अलग अलग जगहों पर मसूद की गिरफ्तारी? निश्चित तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बहराइच जिला है, भारत नेपाल का बॉर्डर का इलाका है और सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से पीएफआई ने अपनी जड़ें बढ़ाई है और उसी जड़ें की बात करें तो बहराइच जिले का रहने वाला ये मसूद है, जो इस तरीके की घटनाओं में शामिल कैसे हो गया, इन सब चीजों को लेकर यहाँ के लोग काफी चकित हैं, क्योंकि जो पीएफआई संगठन है इसके अंदर ये शामिल हो गया था। और ये जो जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली का ये छात्र बताया जाता है, क्योंकि ये बहराइच का रहने वाला है, जरवल इलाका पड़ता है यहाँ का, यहीं से ये पढ़ने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर किस तरीके से इस आतंकी संगठन का संरक्षण देने वाले संस्था में शामिल हो गया और उसके बाद हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर के किस तरीके से ये जो वेबसाइट बनी। अजय, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। हमारे साथ में इस वक्त R9 टीवी के डायरेक्टर न्यूज और सीईओ
उमेश कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन के जरिए। उमेश कुमार जी, देश और प्रदेश के हालात पर आपकी पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा है। इस बीच में जो एफआईआर दर्ज हुई और इस पूरा नेक्सस का खुलासा पुलिस कर रही है, गिरफ्तारियां अलग अलग जगहों से और भी संभावना जताई जा रही है, इस साजिश को लेकर के आप आगे किस तौर की तस्वीर देखें? देखिए, जैसा कि मैं पहले दिन से इसके संबंध में कह रहा हूं कि ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं तो साजिश की जो है इससे गंध आती है जी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सबसे पहला वीडियो जो लड़की की माताजी का आया था अस्पताल से, उसमें उन्होंने कहा था कि एक लड़का था जी। बाद में वो चार लड़कों के नाम आने लगे। लगातार दो समुदाय जो हैं उनमें एक समुदाय बैठक करने लगा, अलग अलग तरीके के भड़काऊ भाषण आने लगे और एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और कुछ प्राइवेट डोमेन्स पर बहुत एक्टिवली खबरें जो हैं प्रसारित होने लगी। तो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कंपनियां काम कर रही थी उनका हाथ कहीं ना कहीं है। अब जैसा कि कहा गया कि पीएफआई के पास 50 करोड़ रुपए आया है, उसके संबंध में तो अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। ना तो अभी तक ईडी ने किसी को ऐसा कंफर्म किया है कि कोई 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है या, क्योंकि क्या है, जो मॉरिशस से पैसे आने की बात कही जा रही है, मॉरिशस को टैक्स हेवन कहा जाता है। ये आज नहीं, इस देश में कई सौ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मॉरिशस के रूट से इस देश में पैसा ट्रांसफर किया है और उन पर लगातार जांच चल रही है। कई लोग पकड़े गए, कई लोगों के खिलाफ आज भी जो है ईडी और अन्य एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा टैक्स हेवन जो है वो मॉरिशस को माना जाता है और मॉरिशस को सबसे सेफ रूट भी माना जाता है पैसे को ट्रांसफर कर हिंदुस्तान में लाने का। अब वो चाहे पैसा पाकिस्तान से आए, किसी अन्य देश से आए या भारत का पैसा घूम के वापस रूट होके भारत में आए। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो भारत का पैसा रूट होके वापस मॉरिशस के माध्यम से इधर आया। अब इस एफआईआर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर कोई भी इस समय ध्यान नहीं दे रहा है, आप इन 4 नामों को भूल जाइए जिन नामों को हम ले रहे हैं। इस एफआईआर में नीचे चलिए 5 या 6 लाइन छोड़कर आप पढ़ेंगे, कंपनी का नाम आ रहा है Card.co। CARRD जी। ये Card.co मैं अब आपको बताता हूँ, शायद इसके संबंध में अभी ना तो किसी चैनल ने दिखाया है ना कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध करा पाए हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो अब तक हमारे हाथ तथ्य लगे हैं वो ये है कि इस कंपनी का जो सर्वर है वो दुनिया के कई देशों में दंगे भड़काने, उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो यूएसए के अंदर दंगे फैलाने का काम हो, चाहे वो हांगकांग में हो, कई बड़े दंगों में दुनिया के चलने वाली वेबसाइट्स, चलने वाले पोर्टल्स, डोमेन्स इस Card.co कंपनी के सर्वर पर होस्ट हुए हैं। तो ये कोई महज संयोग नहीं हो सकता कि एक कंपनी का सर्वर जिसके ऊपर दुनिया में दंगे कराने के लिए वेबसाइट होस्ट हुई हो, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी इसमें शामिल होने का अंदेशा है। बाकी तो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन ये मैं सबसे पहले R9 के दर्शकों को एक बार बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक लोग सिर्फ इन 4 नामों को देख रहे हैं, नामों पर हंगामा हो रहा है, पैसे आने की बात हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस साजिश के अंदर सहयोगी लग रहा है, जिसके माध्यम से ये वेबसाइट बनी, जिसके यहाँ होस्ट हुई, क्योंकि वेबसाइट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ी है होस्टिंग। ये दंगा फैलाने की वेबसाइटों को दुनिया भर में होस्टिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए जो कंपनी काम कर रही है वो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। और मुझे लगता है कि इस कंपनी की जांच इसलिए भी जरूरी है कि और भी इस देश में कहीं पर दंगे फैलाने में, जैसे दिल्ली में भी दंगे हुए, और भी जगहों पर साजिशें चलती रहती है, कि कहीं इसी कंपनी का तो उन सब में हाथ नहीं है या कोई ऐसी मिलीभगत तो नहीं है हमारे देश में देशद्रोहियों की जो इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हों, एक ही में ये सब लोग ये मिले जुले हों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हों और इस कंपनी के साथ मिलकर षड्यंत्र फैलाने का काम कर रहे हो, द्वेष फैलाने का, दंगे फैलाने का देश में। जी, यानी कि ये साजिश सिर्फ प्रदेश और देश के स्तर की नहीं, बल्कि ये सारे लोग बोहरे बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और अभी तक आप देखेंगे, अभी तक इस कंपनी के नाम पर किसी ने खुलासा नहीं किया था। सबसे पहले हमने इस कंपनी के ऊपर खुलासा किया है
कि Card.com जो CARRD.co वो कंपनी इस साजिश में शामिल है। उस कंपनी के खिलाफ भी FIR है और ये कंपनी दुनिया में अलग अलग देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हांगकांग हो और अन्य देशों में दंगा फैलाने की वेबसाइटों को अपने यहाँ होस्ट करती रही है। जी, तो क्या उमेश जी दुनिया अलग अलग देश जो है इस Card.co पर अभी किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे सकी है? क्योंकि इस वेबसाइट का अपने अपने स्तर पर, सब देश अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश में कार्रवाई शुरू हुई है, मुझे लगता है कि बाकी का तो पता नहीं, हमारे यहाँ कोई ना कोई कंक्लूसिव इसके संबंध में जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि सबसे पहले इस कंपनी का खुलासा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं महज मोहरा हो सकते हैं, ये नाम जो है ये सिर्फ महज मोहरा हो सकते हैं। इस कंपनी के पीछे कोई और बड़े षड्यंत्रकारी चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं जी। तो इसलिए 4 नामों पर ना जाकर ये नाम फर्जी भी हो सकते हैं जी। नाम जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है इनके पीछे कुछ लोगों के हाथ हो जी। R9 टीवी पर कुछ विपक्षी नेताओं ने ये कहा R9 टीवी पर कि ये जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है या Card.co है, ये दुनिया भर के अंदर लोगों के अधिकार और राइट्स दिलाने के लिए स्पेस देता है कि लोग किस तरीके से सरकार के खिलाफ देता है, दंगे कराने स्पेस। ऐसा है, क्या करते हैं जी, ये लोग ना डिमांड करते हैं सोशल मीडिया पर कि साहब वहां पर ऐसे ऐसे जो है पीड़िता हो गई हैं, उनके लिए फंड रेज करना है जी। तो वहां अलग अलग जगहों से ये एक माध्यम है इनका फंड मांगने का, और उसी माध्यम के जरिए लोग जो फंडिंग कर रहे होते हैं वो फंड करते हैं। आप इस साजिश को समझिए, ये साजिश बेसिकली क्या है? ये साजिश है कि जिन लोगों को, अब आप एक सोशल मीडिया पर अब किसी की एक बहुत दर्दनाक सी पिक्चर चलाएं कि साहब इनको, हम भी कभी कभी ऐसे किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर ही देते हैं जिसमें दिख रहा होता कि वो बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है और वो अस्पताल में ICU में एडमिट है। उसके लिए कह रहे हैं कि साहब इनकी जो इसकी बच्चे की किडनी फेल हो गई है और इसकी माता के पास पैसे नहीं है, तो कोई ना कोई आदमी जो है भावना में बहकर जो है वो देख लेता है। उसी माध्यम से, उसी तरीके से मूर्ख बनाकर ये पैसे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये पैसा दंगों की, जिस तरीके से अभी FIR में बताया गया है, दंगों को जो है पोषित करने के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा यही एक ऐसा माध्यम है जिससे और लोगों से पैसा इकट्ठे करने का इनके पास साधन बन जाता है जी। तो उमेश जी, आप सरकार को, प्रशासन को और IT डिपार्टमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि फौरी तौर पर इस Card.co को बैन किया जाए, ताकि इस पर फौरी तौर पर सबसे पहले जितनी भी वेबसाइटें Card.co पर होस्ट हैं उन सब वेबसाइटों की जांच होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। और इस तरीके की जो जस्टिस फॉर सो एंड सो, जस्टिस फॉर सो एंड सो, कैंपेन फॉर सो एंड सो, इन सब वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और आगे भविष्य में भी ये जो जस्टिस फॉर सो एंड सो चलती हैं, इन सब वेबसाइटों पर लगाम कसनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करा, किसी भी कैंपेन को शुरू करने से पहले, इस तरीके के संवेदनशील कैंपेन को शुरू करने से पहले उनको मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए या संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कौन लोग कर रहे हैं, उन लोगों की बैकग्राउंड क्या है, ये प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ऐसे कोई भी किसी के लिए कैंपेन चला के दंगे भड़काएगा तो हमारे देश में तो क्या है, तत्काल से जो लोग बह जाते हैं भावनाओं में और कोई भी घटना घटने की जो है संभावना हो जाती है जी। उमेश जी, अब इस FIR की कॉपी को R9 टीवी पर इस वक्त देश प्रदेश और दुनिया में बैठे हुए लोग देख रहे होंगे, मगर एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि जिस सोशल मीडिया को लेकर के रेगुलेशन की बात कही जा रही है कुछ वर्षों से, क्या वो वक्त आ चुका है कि सोशल मीडिया ऐसी वेबसाइट पर रेगुलेशन होना चाहिए? देखिए, क्या है कि आप और हम सब जो हैं सोशल मीडिया पर दिन भर बने रहते हैं जी, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया कि वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है जी। लेकिन कुछ लोग इस तरीके की मानसिकता के भी सोशल मीडिया पर हैं जो किसी के भी वीडियो को, कोई भी वीडियो, चाहे वो फर्जी वीडियो हो, चाहे वो वीडियो बनाया गया हो, चाहे वो वीडियो दंगे भड़काने के लिए बनाया गया हो, तो तत्काल प्रभाव से उसको पोस्ट करके जस्टिस की बात करने लगते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाते कि यार इसको पोस्ट करने से क्या होगा, इसकी सत्यता क्या है, ये मामला सत्य है या नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो है नहीं है। क्योंकि मैं रोज डेली देखता हूँ कोई ना कोई 2-4 पोस्ट इस तरीके की सामने से गुजर जाती है जिनमें लगता है कि यार ये तो मतलब अगर कोई व्यक्ति जो
अपना मानसिक जो विवेक ना रखता हो वो तत्काल से उस पर रिएक्शन करता है, 4 गाली लिखता है, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, घुस जाओ, गोली मार दो। तो ये जो भावना, ये जो कुछ एक तबका ऐसा है जो अपना मानसिक, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है और तत्काल रिएक्शन करता है। तो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी जितना सरकारें कर पाए उतना जरूरी है, नहीं तो ये किस तरफ जाएगा, हालात और ज्यादा खराब होने का अंदेशा ना बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश कुमार जी,